हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। थोड़ी बहुत तो आप लोग मस्ती भी कर रहे होंगे क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी चल रहा है। कोई ना, हम लोग आज करेंगे क्या, बायोलॉजी के चैप्टर 1 जो लाइफ प्रोसेसेस है उसके जितने एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का 1 बाई 1 डिटेल सोल्यूशन देंगे। लगभग 21 क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और सबको हम एक 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 करके समझाऊंगा। तो चलो हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, जो दे रखा है तुम्हारे पेज नंबर 95 पे, अपने देखना बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों। तो चलो हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो देखो बच्चों, आंसर, multicellular organism like human have very big a body and require lots of oxygen to diffuse into the body quickly in order to meet the oxygen requirement। ठीक है बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, उनमें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफ्यूजन के मेथड से होती है, लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इनका बॉडी को होता है बहुत बड़ा होता है, और बहुत बड़ा होता है तो और क्या चाहिए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, इसलिए बच्चों। और डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस विच will take a lots of time to separate the oxygen to all the body cells. Because of its slow nature, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of all multicellular organism like human। ठीक है बच्चों, ह्यूमन जो अपना ह्यूमन बॉडी होता है क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा होता है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, रेगुलर चाहिए होती है। और हम लोग जानते हैं जो डिफ्यूजन होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, और स्लो प्रोसेस है तो धीरे धीरे अगर कोई काम करेगा तो हम लोग को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए बच्चों डिफ्यूजन क्या होता है, इनसफिशिएंट प्रोसेस होता है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग अलाइव। तो बच्चों ये पूछ रहा है कि क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हम लोग ये पता कर सके कि ये अपना अलाइव है कि नहीं, मतलब ये जिंदा है कि नहीं है बच्चों। चलो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखो बच्चों, आंसर क्या है, walking, breathing, growth, and other visual changes can be used to determine whether something is alive or dead। तो नॉर्मली हम लोग बात करें बच्चों, तो नॉर्मली चलना, सांस लेना, बढ़ना, ये सारी चीज़ें हम लोग होती है, जो भी हम लोग विजुअल चेंजेस देखते हैं इसे हम लोग कहते हैं कि ये जिंदा है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिविंग थिंग्स में होती है, और लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो आंखों से अपने दिखती नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो जैसे में हाउ एवर सम लिविंग थिंग्स will have changes that are not visible to our eye. Hence, the presence of life process is a fundamental criteria to decide whether something is alive। ठीक है बच्चों, कुछ अपने चेंजेस होते हैं जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता। जैसे में प्लांट जो है रिस्पिरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लांट नहीं कर, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें नहीं पता चलता है। तो कुछ अपने लाइफ प्रोसेस होते हैं उसे हम लोग देख कर बताते हैं कि ये लाइफ है कि नहीं है, ये लाइफ है कि नहीं है। ये हम लोग जो बच्चों लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में समझेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, वहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो इसलिए सिंपली अगर बात करें तो चलना फिरना, उठना बैठना, बात करने, सारी चीज़ें बच्चों होता है कि अपना लाइफ का होता है कि लाइव, इससे हमें पता चले कि कोई चीज़ लाइव है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो पूछा अपना क्या रॉ मटेरियल होता है जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, अब जो बाहर से हम लोग लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग देखते हैं आंसर, द आउटसाइड रॉ मटेरियल इज यूज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। रॉ मटेरियल रिक्वायर वेरीज ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट इन इट लिविंग। ठीक है बच्चों, तो दे रखा है कि जो आउटसाइड रॉ मटेरियल होता है बच्चों, क्या फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो हम लोग लेते हैं। ठीक है बच्चों, और क्या लिख रहे थे, जो रॉ मटेरियल अपना ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है। सबके लिए जरूर कि सभी फूड और ऑक्सीजन ले, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में किस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल बच्चों चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेन लाइफ। ठीक है, जो हमने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 2 में कि हम लोग अभी आगे समझेंगे। तो देखो अपने जो लाइफ है
लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या इसेंशियल प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग इसेंशियल प्रोसेस देख रहे हैं। तो इसेंशियल प्रोसेस सोल्यूशन देखते हैं। लाइफ प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ठीक है बच्चों, तो देख लो लाइफ प्रोसेस में क्या आएगा, रेस्पिरेशन हो गया, सांस लेना, खाने को पचाना, एक्सक्रीशन आउट, एक्सक्रीट आउट करना, और जो भी हमारा खाना पचा उसको सर्कुलेट करना। ये सारे बच्चों होता है एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए। प्रॉपर तरीके से अगर लाइफ चलाना है तो बच्चों ये सारे काम सही तरीके से होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब है अपना इंडेक्स पेज नंबर 101 पे। देखो मैं ऊपर भी पेज नंबर लिख रखा हूँ तो हम लोग के लिए ईजी होगा। पेज नंबर 101 पे है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखो बच्चों कितना ईजी सा क्वेश्चन पूछ रखा है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। ऑटो मतलब बच्चों क्या होता है, सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, हेट्रो मतलब बच्चों जो हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट या अदर, अदर होगा अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलो हम टॉपिक मतलब न्यूट्रिएंट्स। चलो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर हम लोग इसका देखते हैं। तो देखो बच्चों ये टेबल के फॉर्म में तुम लोग ले ला रखा हूँ, बहुत ईजी सा होगा, 4 पॉइंट पे बता रखे हैं, तुम लोग को समझ में भी आ जाएगा और इजीली याद भी हो जाएगा। तो ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम लोग डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रोपिक समझते हैं। पहला क्या है, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोट्रोपिक कौन होते हैं बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाए और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट ना रहे, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रोपिक। और हेटरोट्रोपिक क्या होता है बच्चों, देखो एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो खाने के लिए क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं बच्चों। वैसे इस टाइप के हम लोग न्यूट्रिशन को कहते हैं बच्चों हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं, फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट। जो ऑटोट्रोपिक अपना खाना किससे बनाता है, CO2 हो गया, वाटर हो गया और सनलाइट से बनाता है। हेटरोट्रोपिक बच्चों जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। जिसमें जो हेटरोट्रोपिक होता है वो खाना CO2, वाटर और ऑक्सीजन से नहीं बना पाते। जैसे बच्चों हम लोग क्या है, हम लोग हेटरोट्रोपिक, हम लोग हेटरोट्रॉप्स है, हम लोग का जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों हेटरोट्रोपिक है। हम लोग खाना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट से बना लेते हैं क्या, नहीं ना। इसलिए बच्चों हम लोग हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं। थर्ड हम लोग डिफरेंस देखते हैं, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन। जो ऑटोट्रोप है, ऑटोट्रोप जो खुद से खाना बनाते हैं, खुद से खाना बनाते समय उनको कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उस क्लोरोफिल के बिना वो क्या करते हैं बच्चों, खाना नहीं बना पाते हैं। और जो हेटरोट्रोपिक होते हैं, हेटरोट्रोपिक पे क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए उसे कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल था बच्चों किसके लिए, फूड बनाने के लिए। इसलिए देख लो अपना थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, देखते हैं, ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल दे रखा कौन सा बच्चों, अगर एग्जाम्पल पूछे तो ग्रीन प्लांट हो गया और सर्टेन बैक्टीरिया हो गया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया बच्चों। ठीक है, सर्टेन बैक्टीरिया में क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनका जो न्यूट्रिशन होता है क्या होता है बच्चों, ऑटोट्रोपिक होता है। और हेटरोट्रोप का एग्जाम्पल क्या है, ऑल एनिमल्स, जितने एनिमल्स देख रहे हो, वी ऑल आर एनिमल, हम लोग भी एनिमल में ही आते हैं। ठीक है, वी ऑल आर एनिमल, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हो गए, इन सब का क्या न्यूट्रिशन होता है बच्चों, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बच्चों ये क्वेश्चन पूछा है, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, इस फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है उसको मिलती कहाँ से है। तो चलो हम लोग देखते हैं कहाँ से मिलती है। देखो आंसर, देखो प्लांट रिक्वायर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्या क्या अपना होता है बच्चों, CO2, वाटर, सनलाइट, अब सबको पता है, न्यूट्रिएंट समथिंग। ठीक है, ये सबको पता है, ये रिक्वायरमेंट होती है। तो CO2 किससे मिलता है बच्चों, तो एटमॉस्फेयर से मिलता है, जो एटमॉस्फेयर है उससे मिलता है। और वो एटमॉस्फेयर में रहता है तो किसके थ्रू अंदर लेगा, तो स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटल पोर ओपन होता है, उसका क्या होगा, CO2 अंदर आ जाएगा और O2 बाहर चला जाएगा। वाटर, दूसरा क्या है बच्चों, वाटर, वाटर किससे होता है, प्लांट अपने रूट से, जो सॉइल में पानी है, जो प्लांट होता है उसके जड़ें बहुत नीचे तक गई रहती हैं, और नीचे क्या होता है बच्चों, पानी होती है, वाटर होते हैं, वहाँ से वो लोग वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और सनलाइट,
सनलाइट तो बच्चों इसे अल्टीमेट सोर्स है, ये तो सूर्य भगवान का देन है, ये तो पूरे पृथ्वी पे पड़ा रहता है। तो सनलाइट क्या रहता है बच्चों बच्चों ये अपने फोटोसिंथेसिस के लिए लेता है। और न्यूट्रिएंट, कुछ न्यूट्रिएंट अपना जब तुम लोग देखोगे ट्रांसपोर्टेशन में, तो ट्रांसपोर्टेशन में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अपने क्या होते हैं रूट के थ्रू, जो अपने जाइलम है, जाइलम के थ्रू बच्चों ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। अपने स्टमक में एसिड का क्या रोल है इसके बारे में पूछ रखा बच्चों। चलो हम लोग देख लेते क्या रोल है। तो देखो एसिड ही कौन सा है बच्चों, तो एसिड है HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl प्रेजेंट इन स्टमक डिजोल्व फूड पार्टिकल एंड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। ठीक है तो ये जो HCl अपने स्टमक में प्रेजेंट रहता है क्या करता है, जो भी फूड पार्टिकल उनको डिजोल्व करता है। डिजोल्व करता है मतलब उनको तोड़ने का काम करता है, उनको डिजोल्व कर मतलब घुलाना इन द सेंस मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल उनको छोटा छोटा बनाना। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम in acidic environment protein digesting enzyme पेप्सिनोजेन आर कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। ठीक है इसमें और HCl का क्या काम होता है, पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में। और पेप्सिन का काम क्या होता है बच्चों, प्रोटीन की डाइजेशन करना। तो स्टमक में और क्या होता है बच्चों, प्रोटीन की डाइजेशन भी होती है। नेक्स्ट आगे क्या लिख रखा है, HCl इन द स्टमक ऑल्सो एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मेनी डिजीज कॉजिंग पैथोजन। ठीक है बच्चों, अब सबको पता है एसिड बच्चों बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर इसका pH की बात करें, pH 1.2 होता है इसका अप्रॉक्सीमेट। ठीक है बच्चों, तो अगर ये क्या होता है, अगर शरीर पे तुम लोग जानते हो कि एसिड अगर बॉडी पे गिर जाए तो वहाँ जला देता है, लेकिन पेट में ऐसे ही कोई भी अपना जाएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे जो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको भी क्या करेगा बच्चों, किल कर देगा, उनको भी मार डालेगा। तो इस तरह एक तरह का क्या काम कर रही है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। जो पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। दूसरा काम क्या कर रहा है, जो भी अपने फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन से जो हमको डिजीज कॉज कर सकते हैं उनको भी किल करने का काम करता है। और क्या करता है, जो भी फूड है उनको डिजॉल्व करता है। ठीक है बच्चों, ये एसिड का अपना काम था। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, इस डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है बच्चों, इस काम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या काम होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर ones. This will make the food absorption process easy and effective. Absorption of food is transported to all parts of the body by the blood. तो अभी बच्चों क्या होता है कि जो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम करता क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट में, सिंपलर वन में। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या मतलब बच्चों, जो चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी हम लोग जो खाते हैं, तो ये ऐसे थोड़े अपने बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको क्या करता है, तोड़ करके एब्जॉर्बेबल लिक्विड फॉर्म में बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा तो इजीली क्या होगा बच्चों, बॉडी के अंदर अपने जो भी सेल्स हैं उसे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसे ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, अपना ब्लड करता है। ब्लड के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर तुम लोग देखोगे एनसीईआरटी में बात लिख सकते हैं कि जो मेन कंपोनेंट होता है एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। यहाँ पे भी कंप्लीट डाइजेशन और इवन क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, तो आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन आखिर कैसे बना हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या है कि सारा फूड मटेरियल यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। चलो हम लोग देखते हैं बच्चों। सबसे पहले याद आना चाहिए विलाई। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। The small intestine has a small projection called microvilli या villi, which increase the surface area, making the absorption more effective. ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम लोग बच्चों कहते हैं माइक्रोविलाई या विलाई करते हैं, जिसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फूड एब्जॉर्ब हो पाएगा। अब देखो आगे, विद इन द विलाई देयर आर
numerous blood vessels that absorb digested food and carry it to bloodstream. Blood transport food to each part of the cell. अब देखो, जो अपना विलाई है, विलाई अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसलिए बच्चों क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स निकले रहते हैं. जब ब्लड वेसल्स निकले रहते हैं तो होगा क्या, जो फूड है वो फूड पार्टिकल अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा टाइम तक रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिग जाएगा अपने, सीधा एकदम ट्यूब नहीं है, तो जिग जाएगा, ज़्यादा समय तक रहेगा, और ज़्यादा समय तक रहेगा. चारों तरफ अपने क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स निकले रहते हैं, और ब्लड वेसल्स वो करते क्या है, सारे जो भी डाइजेस्टेड फूड है उनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके कहाँ दे देंगे, ब्लड स्ट्रीम में, जहाँ पे ब्लड अपना फ्लो हो रहा है वहाँ पे दे देंगे, और ब्लड क्या करेगा, पूरे बॉडी सेल्स को ले जाकर के खाना दे देगा. ठीक है बच्चों, इस तरीके से अपना स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन हुआ रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, जो दे रखा है कहाँ पे, पेज नंबर 105 तक. अभी तक हम लोग देख रहे थे ये किस पेज नंबर तक था, 101 तक था. अब हम लोग चल रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अपने 1 पे, जो है किस पे, क्वेश्चन पेज नंबर 105 पे है. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन. बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आखिर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का क्या एडवांटेज है, और इसको क्या एडवांटेज मिलता है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को क्या अपना डिसएडवांटेज है रिस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए. चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे अपना टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म तो ज़्यादा एडवांटेज और ईजी वे में कर लेते हैं, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाता. सबको होता है बच्चों, जो अपना टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं कहाँ होते हैं, लैंड एरिया पाए जाते हैं, और एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं. चलो आगे देखते हैं सॉल्यूशन. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, व्हेयरएज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. क्या करें, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये जो भी हवा लेते हैं, जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, जो अपने इन्वायरमेंट में, जो अपने एटमॉस्फेयर में है यहाँ के लेते हैं. लेकिन जो अपने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ अपना कहाँ से ऑक्सीजन ले पाएंगे, जो क्या होगा, पानी में डिजॉल्व होगा. द ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन एटमॉस्फेरिक व्हेन कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर. Hence, terrestrial organism need not breathe fast to obtain the oxygen, whereas aquatic organism need to breathe faster to get the required oxygen. तो देखो बच्चों, टेरेस्ट्रियल पे क्या होता है बच्चों, ज़्यादा ऑक्सीजन होता है एज कम्पेयर टू वाटर. इसलिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं एकदम जल्दी सांस नहीं लेते हैं, एकदम जल्दी सांस लेते. जैसे हम लोग मान लो जब कोई एक्टिविटी करते हैं उस समय हम लोग ज़्यादा जल्दी सांस लेते हैं. क्यों, क्योंकि अपने को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हम लोग जल्दी सांस लेते हैं. लेकिन जो क्या कहते हैं कि जो पानी में पाए जाते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कहते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, कमी है. ऑक्सीजन की जब कमी रहती है तो क्या कहते हैं, हम लोग जल्दी सांस लेने लगते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, जल्दी सांस लेते हैं कि जितना उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो वो पूरा का पूरा फुलफिल हो पाए. इसलिए वो लोग जल्दी लेते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मली आराम से लेते हैं, बहुत फास्ट हम लोग नहीं लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. अब ये पूछ रहा है कि क्या क्या अपना अलग अलग पाथवे चलता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो करके अपने आप को क्या दे, एनर्जी दे. तो बच्चों क्वेश्चन कहाँ से है, रिस्पिरेशन से है. चलो देखते हैं इसका आंसर. In cytoplasm, glucose is first broken down into 2,3 carbon compound called the pyruvate by the process known as the glycolysis. ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल का होता है बच्चों, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, C6H12O6. ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, पहले ब्रेक डाउन होगा किसमें, तो पायरुवेट में, और पायरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, इसलिए 2 पायरुवेट बनता है. और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन के जब होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइको मतलब होता है बच्चों ग्लूकोज, और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. और ये सारा प्रोसेस अभी कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म में चल रहा है. ठीक है बच्चों, अब देखो फर्दर ब्रेक डाउन टेक प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बाय डिफरेंट प्रोसेस. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रोसेस चलता है. देखो ये अपना क्या है, NCERT में दे रखा है, देखोगे तुम लोग बुक
तो देखो ग्लूकोज क्या हो रहा है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, और उसे कहते हैं पायरूवेट। और कहाँ हो रहा है तो देखो साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पे देखो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में है। देखो जैसे ईस्ट में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है, यहाँ पे 2 ATP होता है बच्चों। फिर इन आवर मसल सेल क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाता है, ठीक है। और जब यही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, तो क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी देता है। और ज़्यादा एनर्जी कितना देगा बच्चों, 38 ATP देता है, ठीक है बच्चों। और ये इन दोनों प्रोसेस देखेंगे ईस्ट में और मसल्स में, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी की जो होती है क्या होती है, कम मिलती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलो बच्चों तो देखते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग वाया ब्लड स्ट्रीम। तो सही, तुम लोग बच्चों पता है, जो भी ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसका ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, तो अपने ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड अपना फ्लो करता है, इसी ब्लड के फ्लो में होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों, फ्लो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो पूछ कैसे, आखिर क्या होता है। तो देखो ऑक्सीजन इज कैरिड टू द सेल वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड अवे फ्रॉम द सेल। The exchange of gases take place between alveoli of the lungs and the surrounding blood capillary. Oxygen is absorbed by the blood capillary from the lungs and lungs alveoli by diffusion, while carbon dioxide is absorbed by lungs alveoli from the blood capillary by diffusion. तो देखो बच्चों होता क्या है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है कि जो भी सेल्स होते हैं उन सेल को रिक्वायरमेंट होता है, वो सेल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी सेल्स से ऑक्सीजन यूज कर लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो ब्लड उसको क्या करेगा, कैरी कर लेगा, तो सेल्स से दूर लेके जाएगा। लिख रखा है ना, कैरिड अवे फ्रॉम द सेल, तो सेल से दूर लेके जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो अपना प्राइमरी साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, प्राइमरी साइट क्या होता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, एल्वेलाई होता है। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे क्या करेगा, लंग्स के अंदर होता है एल्वेलाई, वहाँ पे जो ब्लड की कैपिलरी है वो क्या करेंगे, ब्लड एल्वेलाई को क्या करेंगे, CO2 दे देंगे, CO2 दे देंगे और वहाँ से क्या लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। ऑक्सीजन ले लेंगे किस मेथड से लेते हैं, तो डिफ्यूजन मेथड से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड देते भी हैं तो डिफ्यूजन मेथड से देते हैं, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आखिर ह्यूमन लंग्स कैसे बना पड़ा है कि जो भी मैक्सिमाइज एरिया मतलब ज़्यादा एरिया अपना बन जाता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी हो सके। जैसे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो रहा था बच्चों, ज़्यादा लार्ज एरिया बन रहा था जिससे क्या होता है ईजिली फूड एब्जॉर्ब हो सके। इस तरह लंग में भी अपने एल्वेलाई होता है जो क्या करता है, इस एरिया को मैक्सिमाइज कराता है कि ईजिली क्या हो सके बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। देखो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं क्या है। द लंग आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द पैसेज इनसाइड द लंग्स डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एल्वेलाई। तो बच्चों बताया ना, एल्वेलाई क्या होता है, लंग्स के टर्मिनल एंड पे अगर देखोगे अपने जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, टर्सरी ब्रोंक्यूल, उससे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें अटैच रहता है। अपने एनसीईआरटी में तो लोग को फिगर देखना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, अटैच रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एल्वेलाई, ठीक है। द एल्वेलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। द वॉल ऑफ एल्वेलाई यूजुअली कंटेन द extensive network of blood vessels. We know that when we breathe in, we lift our ribs, flatten our diaphragm, and chest cavity become larger. तो बच्चों क्या होता है, जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई अभी बताया मैंने क्या होता है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और इस एल्वेलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड कैपिलरी होते हैं, जैसे विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड कैपिलरी हो रहते हैं, इसमें भी क्या होता है बच्चों, बहुत सारे ब्लड कैपिलरी होते हैं।
जिससे होता क्या है कि वो भी अपना होगा गैसेस ईजिली अपना क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो पाएंगे। और जब हम लोग सांस लेते हैं बच्चों, जब सांस लेते हैं तो पता है ना क्या होता है, अपना चेस्ट का होता है, रिब्स क्या होता है बच्चों, बाहर आ जाता है, एकदम फूल जाता है। जब फूल जाएगा तो जो अंदर का चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाता है बच्चों, बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस एक्शन द एयर इज sucked into the lungs and fill up the expanded alveoli। तो इससे होता क्या है, जब ज़्यादा अपना एरिया जब बढ़ जाता है, ठीक है, जो वॉल्यूम अपना जब लार्जर हो जाता है तो क्या करेगा, जो भी एयर होंगे वो सक्ड हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर चले जाते हैं, जो अपने एल्वुलाई के अंदर चले जाएंगे इजी वे में। द ब्लड bring the essential carbon dioxide from the rest of the body and supply it to the alveoli। The oxygen is alveolar air is taken up by the blood and then transported to all other cells of the body। तो इससे जब अपने एल्वुलाई के अंदर जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या होगा, जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने रेस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स है उनसे क्या करेगा, अपना ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आएगा और किसको दे देगा, एल्वुलाई को दे देगा। एल्वुलाई क्या करेगा बच्चों, अपने नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर एक्सपेल्ड आउट कर देगा, ठीक है, बाहर आउट कर देगा। और क्या करेगा, ऑक्सीजन फिर से ब्लड को दे देगा और ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी सेल्स को ले जाके पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना लंग्स क्या होता है बच्चों, डिजाइन होता है कि पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो दे रखा अपना पेज नंबर 110 पे 110 पे। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। अब पूछ रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके क्या क्या कंपोनेंट है, इसकी क्या क्या कंपोनेंट है और इन कंपोनेंट का क्या फंक्शन है। ठीक है बच्चों, आओ हम लोग देखते हैं कौन से कंपोनेंट है और इनके फंक्शन देखेंगे। द हार्ट, ब्लड वेसल आर द मेन कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट कौन से बच्चों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं। यही अपने 3 मेन कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। तो इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं। हार्ट का फंक्शन देखते हैं। The heart pump oxygenated blood throughout the body। It receives deoxygenated blood from the various body part and send impure blood to the lung for oxygenation। तो हार्ट का काम क्या होता है बच्चों, हार्ट क्या अपना पंपिंग ऑर्गन है, ये क्या करता है, हमेशा पंप करता रहता है। पंप क्या करता है बच्चों, ब्लड, और कैसा ब्लड, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कहते हैं अपने पूरे बॉडी में पहुंचाता है। और क्या करता है कि जो पूरे बॉडी सेल से जब ऑक्सीजन जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है बच्चों, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ये आता है फिर से अपने हार्ट में आता है। तो इसे हम लोग कहते हैं इम्प्योर ब्लड। इस इम्प्योर ब्लड को फिर से कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो ऑक्सीजन मिल जाए तो वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे। तो ये हार्ट का काम था। दूसरा है बच्चों ब्लड का देखते हैं। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ब्लड का काम क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, सबको ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड वेसल्स बच्चों, तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, आर्टरी होते हैं और वेन होते हैं, जो क्या करते हैं पूरे ऑल ओवर द बॉडी क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू ही क्या होता है, ऑल ओवर द बॉडी अपना क्या जाता है बच्चों, ब्लड जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammal and bird। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि जो मैमल्स और बर्ड्स हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की वजह क्या है, क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना सेपरेट होता है, अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है। तो इसका चलो हम रीजन देख रहे हैं। देखो, mammals and bird are warm blooded animal which keep their body temperature constant irrespective of the environment they live। बच्चों वार्म ब्लडेड मतलब ऐसा एनिमल होता है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रखता है, चाहे बाहर ठंडी हो, -में हो या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। ठीक है बच्चों, हमेशा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये 98.4 फॉरेनहाइट होता है। ये हर एक कंडीशन में बच्चों, हर एक कंडीशन में अपना कांस्टेंट रहता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये अपने को क्या हो जाता है बच्चों,
फीवर हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी 15 डिग्री हो तब भी अपने बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, और बाहर बच्चों 45 डिग्री है तब भी अपने बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। This process require a lots of oxygen for more cellular respiration, so that warm-blooded animal produce more energy to balance their body temperature. तो बच्चों इसलिए जब वार्म ब्लडेड हैं तो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है बच्चों, इनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जब एनर्जी की बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ती है, ये क्या करेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा एनर्जी को क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे। क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी को क्या करते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हेल्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल to separate oxygenated and deoxygenated blood to keep their circulatory system efficient. तो इसलिए बच्चों जो अपने वार्म ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं उनको अलग अलग सेपरेट करके रखना जरूरी होता है, ताकि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके और इफिशियंट वे में वर्क कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट। ठीक है बच्चों, तो पूछा है कि कंपोनेंट है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कंपोनेंट है हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट में क्या क्या होते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट मतलब बोल रहा है बच्चों जो पेड़ पौधे होते हैं, जो अपने हम लोग बड़े बड़े पेड़ पौधे देखते हैं उसे अपने लोअर प्लांट भी होते हैं, जैसे एल्गी हो गया बच्चों। ठीक है, ये हायर क्लास में तुम लोग आओगे तो पढ़ोगे, डाइकॉट, मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब अभी तुम लोग के लायक नहीं है, ये हायर क्लासेस के लिए है। ठीक है, चलो हम लोग आंसर देखते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट दैट कैरी आउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्या होता है बच्चों, जाइलम और फ्लोएम, जो क्या करते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं यही। नेक्स्ट देखते हैं, जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट। तो जाइलम का काम क्या होता है बच्चों, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे। सिमिलरली फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो बच्चों फ्लोएम का काम क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल है इस फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। और जाइलम का बच्चों अगर देखें, जाइलम में एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, लेकिन फ्लोएम में बच्चों अपना बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। ठीक है, इसलिए इसे बाई डायरेक्शनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। प्लांट में जो है वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जो अपना जाइलम काम करता है कैसे काम करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलो, जाइलम पार्ट ऑफ द ट्रैकेट एंड वेसल्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ आर इंटरकनेक्टेड to form a continuous system of water conducting channel that reach all part of the plant। तो देखो बच्चों, जो जाइलम है, जाइलम का अपना 4 पार्ट होता है, तुम लोग 9th में पढ़े होगे, तो उसी का एक पार्ट होता है जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं। और जो भी रूट के अपने रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ये सब एक तरह का एक साथ से क्या होता है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस सिस्टम, जिसमें क्या होता है वाटर ईजिली क्या हो सके, कंडक्ट हो सके और पूरे बॉडी जो प्लांट बॉडी वहाँ पे क्या जा सके ईजी वे में, एक तरह के कैनाल सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ सक्शन प्रेशर विच फोर्स वाटर इनटू द जाइलम सेल्स ऑफ फ्रूट। और देखो ट्रांसपिरेशन बच्चों क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को लॉस होता है, उसे हम लोग को पता है ट्रांसपिरेशन। और जब ये ट्रांसपिरेशन होता है तो एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है। वो कौन सा प्रेशर होता है बच्चों, सक्शन प्रेशर होता है, जिससे क्या करता है कि अपने आप जो वाटर है ऊपर खींचा चला जाता है। ठीक है, सक्शन पुल कहते हैं। पुल मतलब क्या होता है बच्चों, खींचना। ठीक है, तो सक्शन पुल होता है, ये क्या होता है वाटर को ऊपर खींचते आता है। आफ्टर दिस देयर विल बी स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट जाइलम टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट कनेक्टेड थ्रू कंडक्टिंग इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल।
ठीक करता क्या बच्चों, इससे जब एक बार ऐसा हो जाता है तो क्या कहता है कि जो अपना इंटरकनेक्टेड सिस्टम बना हुआ है ना, जो अपना इसी के इजीली अपना होता है क्या, वाटर मूव करता जाता है रूट जाइलम से। ठीक है, तो सिंपल सा अगर कहें तो ये सब अपना इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन से सक्शन प्रेशर, सक्शन पुल बनता है, और सक्शन पुल क्या क्रिएट करता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि पानी इजीली ऊपर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। अब प्लांट पे फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसका काम किसका काम है बच्चों, फ्लोएम का काम है। ठीक है, देखो, food is transported in plant by a special organ called the phloem. Phloem transport food material from leaf to different part of the plant. Transportation of food in phloem is achieved by expenditure of energy from ATP. ठीक है तो देखो, जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है बच्चों, फूड को ट्रांसफर करता है। जितना फूड बनता का है, लीफ पे बनेगा, पत्ती में बनेगा। क्योंकि पत्ती क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने के कारण वहीं पे क्या होता है बच्चों, फूड की सिंथेसिस होती है। और जब फूड वहाँ से सिंथेसिस होगा तो पूरे ऑल ओवर द जो भी अपने स्टेम हो गए, रूट हो गए, और सारे जितने ब्रांचेस हैं, सबको क्या करे, खाना पहुँचाएगा। ये खाना पहुँचाने में ना बच्चों इसको क्या लगता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी एनर्जी के कारण क्या होता है, जब एनर्जी चाहिए तो दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लो एक इंसान क्या करता है कि ऐसे सोया पड़ा है, लेजी सा वर्क कर रहा है, तो उसका प्रेशर कुछ नहीं होता है। और जो एक्टिव वर्क करता है उसका प्रेशर रहता है, बट सभी लोग उससे डरते नहीं, अरे ये काम नहीं करेंगे तो डांटेंगे, करेंगे। इसी तरह इसमें यहाँ क्या लगता है, एनर्जी लगता है। एनर्जी लगता है तो एक तरह का ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। टिश्यू के अंदर क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या करेगा, पानी क्या होगा, उससे बाहर निकल जाएंगे, तो वाटर वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जब वो वाटर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो ईजिली क्या होगा, बहुत ही कम प्रेशर में ईजी वे में फूड उनको ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे में अपना क्या होता है बच्चों, सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पेज नंबर 112 पे। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। चलो, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये नेफ्रॉन का क्या पूछा बच्चों, स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछ रहा है। देखो, नेफ्रॉन आर द फिल्ट्रेशन यूनिट of the kidney which are large in number. Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salt and major amount of water are selectively reabsorbed as urine flow along the tube. तो देखो बच्चों, जो नेफ्रॉन है अपनी किडनी का क्या है, मेन अपना फिल्ट्रेशन यूनिट है। ठीक है, मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है। और एक किडनी में बच्चों लगभग 1 मिलियन अपना क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और देखा जाए, अभी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जब इनिशियल होता है, फिल्ट्रेट मतलब होता है बच्चों, फिल्ट्रेशन के बाद जो सब्सटेंस बचता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है बच्चों, तो ये फिल्ट्रेट जैसे में ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, कुछ साल्ट हो गया, क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब मतलब अपना नेफ्रॉन के साइड में देखोगे अपना वासा रेक्टा जाता है, वासा इफ्रेंसिया मतलब ब्लड वेसल्स रहते हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, फिर से इन सारे सब्सटेंस को क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने पास ब्लड वेसल्स में चला जाता है। कंपोनेंट देख रहे हैं, क्या कंपोनेंट होता है बच्चों, ग्लोमेरुलस होता है, वोवन कैप्सूल होता है, और लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल होता है। चलो देखते हैं। देखो, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट क्या है, वोवेंस कैप्सूल है। और ये पूरा पार्ट क्या है, अगर यहाँ तक यू शेप जो बना हुआ है, ग्लोमेरुलस है। और जो लॉन्ग ट्यूब लिख रखा है ना, इतना पार्ट देखोगे, इतना पार्ट, तो ये होता है अपना बच्चों पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। और ये देखो जो यू शेप बना है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये वाला पार्ट लूप ऑफ हेनले के बाद क्या होता है बच्चों, डीसीटी होता है। और ये पार्ट होता है बच्चों कलेक्टिंग डक्ट होता है। चलो अब इसका हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। द ब्लड इंटर द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी विच ब्रांच इनटू द मेनी कैपिलरी एसोसिएटेड विद द ग्लोमेरुलस। तो जो ब्लड है किडनी में इंटर किससे करता, तो रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी ब्लड को एंट्री कराएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, बहुत सारे कैपिलरी क्या होते हैं अपने ग्लोमेरुलस से अटैच रहते हैं। द वाटर एंड द सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट पोमेंस कैप्सूल। अब इससे क्या होगा, जो भी वाटर हो गया, सोल्यूट हो गया, पानी अपने ब्लड के अंदर, वो क्या करेंगे, कैप्सूल में जाएंगे। ये जो पोमेंस कैप्सूल है
ये वाला जो देखो ये कैप्सूल है, जो बीच वाला ये स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल मतलब पीसीटी, इसके बाद सब्सटेंस, इसमें जो भी अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। देखो ये जो एरो ऊपर लिखा है, दिखाया है, जो दिखा रहा है इसने ये ट्यूब से बाहर जाते हुए, इसका मतलब हो रहा है ब्लड उसे क्या कर रहा है, अपने अंदर रीएब्जॉर्ब कर ले रहा है। और जो इसके अंदर दिखा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है बच्चों, इसके अंदर आ जा रहा है, अपने इस ट्यूब्यूल के अंदर आ जा रहा है, ठीक है। द फिल्ट्रेट देन मूव डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनले, इसका पीसीटी का कहा जाता है बच्चों, लूप ऑफ हेनले में जाता है। और लूप ऑफ हेनले में क्या होता है बच्चों, मोर, इससे और ज़्यादा क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा, अपना जाएगा किडनी में। फिर फ्रॉम हियर द फिल्ट्रेट मूव अपवर्ड इनटू द डिस्टल ट्यूब्यूल मतलब डीसीटी में, और फाइनली कहाँ चलता है, कलेक्टिंग डक्ट में चलता है। और कलेक्टिंग डक्ट में देखोगे बहुत सारे नेफ्रॉन, देखो ये साइड साइड में जो निकल रखा है ना, ऐसे इसमें इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन आके अटैच रहते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे सारे नेफ्रॉन से क्या करता है, ये यूरिन को कलेक्ट करता है, और यूरिन को कलेक्ट करके बाहर क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करके बाहर निकाल देता है। और यूरिन जिससे आता है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं यूरेटर कहते हैं, ठीक है। और जहाँ जाके स्टोर होता है उसे हम लोग कहते हैं अपना यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और बाद में बाहर निकल जाते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट राइड ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्ट। गेट रिड मतलब बच्चों एक्सक्रीट आउट होना, बाहर निकलना। ये पूछ रहा है कि आखिर जो प्लांट है, प्लांट ऐसे क्या मेथड अपनाता है जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए, तो देखते हैं। प्लांट कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, जब प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी रहता है तो किस मेथड से निकालता है, ट्रांसपिरेशन मेथड से। फॉर अदर वेस्ट लाइक मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम पार्ट। जो प्लांट के टिश्यू है ये क्या करते हैं बच्चों, डेड सेल होते हैं, उनको कंसिस्ट करते हैं, और जैसे में उनका कुछ पार्ट अपना लॉस कर देते हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ लीफ क्या में क्या होता है बच्चों, जब वो क्या होता है कि जब डेड होता है, अनयूजफुल रहता है, तो उसको देखते हो ना, लीफ पत्ते अपने आप गिर जाते हैं। वो अपने आप नहीं गिरते हैं क्योंकि वो अब उनके रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है, वो उनके यूज के लिए नहीं है, इसलिए क्या होते हैं बच्चों, फॉल ऑफ हो जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर इन द लीफ, देखें ना, ये क्या होते हैं, लीफ में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है स्टोर होते हैं, इसलिए फॉल ऑफ हो गए। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर एज ए रेजिन्स, गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, जो अपने पुराने जाइलम है ना, उसमें गम्स और रेजिन के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट अपना स्टोर रहता है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, जो सॉइल के अराउंड रहता है उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। इस मेथड से क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा है, 3rd नंबर। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, जो अमाउंट ऑफ यूरिन है, ये अमाउंट ऑफ यूरिन कैसे रेगुलेटेड होता है। जैसे देखो हम लोग पानी अगर देखा जाए, दिन भर में हम लोग 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन इस अगर यूरिनेशन की बात करें तो मैक्सिमम 1 लीटर होता है बच्चों, 1 to 1.2 लीटर होता है। तो ये आखिर ये कैसे रेगुलेट होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। देखो आंसर, द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। अदर फैक्टर मे बी environment and the ADH हार्मोन which regulate the production of urine। देखो बच्चों, जो अमाउंट ऑफ यूरिन है ये डिपेंड करता है किस पे, हम लोग कितना ज़्यादा पानी पी रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या अपने बाहर के इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे मैं अभी क्या बच्चों, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा क्या होता है, पसीना निकलता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, यूरिनेशन अपना थोड़ा कम होता है। लेकिन वही ठंडी में देखो, अगर ज़्यादा हम लोग पानी पीते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है। तो इसलिए अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और क्या है बच्चों, ADH हार्मोन है। अभी हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ADH हार्मोन के बारे में। ADH मतलब होता है बच्चों एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। तो ऐसे क्या होता है बच्चों, अपना यूरिन रेगुलेट करता है। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन का सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, उसे सही से समझाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बहुत सारा शेयर करें। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए सारे क्वेश्चन को करने के लिए,
और हम लोग हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपने बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।